Welcome students. So today we are going to discuss about the chapter number 15 of class plus 1 mathematics NCERT. Chapter name is statics. So stats deal with the data collected for specific purpose. We can make decisions about the data by analyzing and interpreting it. देखो stats जो chapter है वो आप I think क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं stats के बारे में, ठीक है. So stats में क्या होता है कि बेसिकली आपको कुछ डाटा गिवन होता है, कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है. आप क्या करते हो, उस डाटा का मीन मीडियन मोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसको एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, और उस इंटरप्रेट के जो आप करते हो उसकी उसी के बेसिस पे हम कुछ डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है. इसलिए ही वो डिसीजंस ले पाए, वो सब हम काम कर पाए, इसलिए ही हम जो है वो स्टैटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है. तो आप क्लास 10th में बहुत अच्छे तरीके से स्टैट्स पढ़ के आए हो, उसके सारे फॉर्मूलेज एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10, मैक्सिमम काम आप 10th क्लास में करके आए. So now we are going to proceed further in plus 1 class about the statistics. In the class 10th we have studied about the measures of central tendency. आप measures of central tendency के बारे में पढ़ के आए हो, मीन मीडियन मोड, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा, मेथड्स पढ़े, फॉर्मूलाज पढ़े, ईच एंड एवरीथिंग आपने पढ़ी है, ठीक है. सो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देना चाहती हूँ कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या था. इसमें क्या करते थे कि आपको जो भी डाटा गिवन होता था, जैसे मार्क्स गिवन है, क्लास मार्क्स गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको उनकी, तो आप उसका एक सिंगल वैल्यू निकालते थे, मीन निकालते थे, मोड या मीडियन निकालते थे. यानी कि मीन मीडियन मोड निकालने के बाद आपको क्या एक सिंगल वैल्यू मिलती थी. तो वो सिंगल वैल्यू क्या होती थी कि सिंगल वैल्यू जो थी वो पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती थी, कि ये वैल्यू जो है पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. तो उसको बोलते थे कि दिस इज दीज आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो अब हमने क्या करना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमने पढ़ने हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. एक नया टॉपिक आ गया है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अब देखिए क्या है. देखो कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में. उसने क्या किया, जो मेजर्स ऑफ शॉर्ट सेंट्रल टेंडेंसी में जो कुछ कमियां थी वो हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पूरी की. वो इस तरीके से की कि देखो अगर मेरे पास कोई भी डाटा गिवन है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स का डाटा गिवन है, इफ़ आई से 0, कुछ डाटा ले लो आप यहाँ पे, जैसे कि गिवन है 0, 30, 70, 80, 100 और 100, ठीक है. मान लीजिए कि किसी क्लास के स्टूडेंट है, उनका डाटा गिवन है मेरे पास कि उनके एक बच्चे के इतने मार्क्स आए, दूसरे के इतने, क्लास में कितने, 1 2 3 4 5 6 बच्चों का डाटा गिवन है इस तरीके से, ठीक है. तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे उनका एवरेज अगर मैं इसकी निकालूँ ना, इसका मीन फाइंड आउट करूँ, तो मीन मेरे पास यहाँ पे आएगा 70. अरिथमेटिक मीन अगर मैं फाइंड करूँ 70, ठीक है. तो 70 क्या नंबर हो गया जो इस पूरी डाटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है. पर देखो जिस बच्चे की अगर 0 मार्क्स आए हैं, उस बच्चे के भी जो सेंट्रल वैल्यू है, उस बच्चे को की भी जो एक एवरेज नंबर मैंने उसको दिया, उसको मैंने दे दिया 70. जिसके 70 आए उसको भी 70 मिल गया, जिसके 80 आए उसको भी एक एवरेज नंबर 70 मिल गया, जिसके 100 आए उसको भी 70 मिल गया, ठीक है ना. तो वो कहते हैं कि अगर आपने डाटा को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना है, तो देखो जिस बच्चे के 0 नंबर आया उसका एवरेज स्कोर मैं 70 थोड़ी बता सकती हूँ, ठीक है ना. अगर किसी बच्चे के 100 नंबर आए हैं तो उसका एवरेज स्कोर वो भी हम 70 नहीं बता पाएंगे ना. तो प्रॉपरली किसी डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक अच्छा कंप्लीट परफेक्ट मेथड नहीं है. तो इसके लिए हमें कुछ और मेथड चाहिए, कुछ और मेजर्स चाहिए. तो क्या हुआ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आए. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या बताया गया कि हाउ मच अ डाटा इज डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड फ्रॉम इट्स सिंगल वैल्यू. कि अगर मैं इस डाटा का मीन निकाल लेती हूँ, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उस मीन को, और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होती है, हम चेक करते हैं कि ये जो मीन वाला आया है मेरे पास, मीन आया, मीडियन आया या मोड आया, जो भी मैंने निकाला है, वो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, मतलब कितना स्कैटर्ड है या कितना डिस्पर्स्ड है, ठीक है. तो वो हम निकालते हैं. उसको निकालने के बाद हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं. डिफरेंट तरीके के एनालाइज करने के मेथड्स हैं, डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, हमारे पास. तो देखो सबसे पहला मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज, उसके बाद आता है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन इज द मीन डेविएशन एंड फोर्थ इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, की मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, उनके क्या क्या मेजर्स हैं, ठीक है.
तो आपको फिर एक बार बता देना चाहती हूँ कि डिस्पर्शन क्या है। हमने फाइंड आउट करना है कि कोई भी वैल्यू यानी कि मीन जो है अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, हर एक ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, मॉड कितना दूर है, मीडियन की वैल्यू अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से कितनी डिस्पर्स्ड है और कितनी को स्कैटर्ड है, कितनी स्कैटर्ड है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ना है। उसके लिए हम प्रॉपरली सम्स करते हैं। ठीक है, जब आप सम्स करेंगे इसका प्रॉपरली आपको देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, किस तरीके से करना। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेंज। ठीक है, हम ये चारों पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेंज और मीन डेविएशन के बारे में इस फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया, बाकी काम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब ठीक है, सो रेंज क्या है देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा. If A is the largest observation, B is the smallest, then range equal to A minus B और coefficient of range A minus B upon A plus B. देखो रेंज क्या है, हमने क्या करना है, कोई भी डेटा अगर हमें गिवन है उसमें से हमने क्या करना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू देखनी कि इसमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन को सबसे छोटी वाली ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देना। ठीक है, सो ए इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, बी इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, रेंज क्या होगी, उनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, और कॉफिशेंट ऑफ रेंज क्या होगा, ए माइनस बी और अपॉन ए प्लस बी। अगर ये हम रेशो निकाल लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉफिशेंट ऑफ रेंज। So these are the formula that you have to remember for the solving of the question. So next I'm going to solve one of the question which is based on the range. आप देखिए पहले आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। ठीक है, रेंज इक्वल टू ए माइनस बी और कॉफिशेंट ऑफ रेंज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, so next we are going to discuss about the example which is based on the range. Find the range and its coefficient from the data. ये देखो डेटा गिवन है, अभी हमने पढ़ा कि रेंज का क्या फॉर्मूला है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देना। तो पूरी ऑब्जर्वेशन में से देखना सबसे लार्जेस्ट क्या है 108, उसको मैंने ए लिख लिया। स्मॉलेस्ट क्या है 49, उसको मैंने बी लिख लिया। तो रेंज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो यह आ गया 59। तो कॉफिशेंट ऑफ रेंज क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो वही मैंने फाइंड आउट किया, 108 माइनस 49, 108 प्लस 49। तो ये जो रेशियो आ गया विच इज कॉल्ड द कॉफिशेंट ऑफ अ रेंज। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज द मीन डेविएशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ द मीन डेविएशन। उसके बाद हर एक फॉर्मूला पे बेस्ड पे हम क्वेश्चंस करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको उसके जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हर एक एग्जाम्पल, हर एक फॉर्मूला के साथ रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके साथ आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मीन डेविएशन अब क्या होता है देखो। जो मीन डेविएशन है ना, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, दो टाइप की मीन डेविएशन हम निकालेंगे दो टाइप के डाटा के लिए। एक होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। अगर आपको 10th क्लास में याद हो, आपके टीचर्स ने ज़रूर बताया होगा आपको ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। ग्रुप्ड डाटा होता है, सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा के बारे में बता देती हूँ, ग्रुप डाटा आगे पढ़ेंगे। अनग्रुप्ड डाटा होता है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, डायरेक्ट डाटा और रॉ डाटा। जैसे कि यहाँ पे जैसे गिवन था 64, 59, 70, 49 है ना, ये डाटा गिवन था। तो इसके साथ ना तो मुझे कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी गिवन है, कोई ना तो ये कोई किसी इंटरवल्स की फॉर्म में है। आपने देखा ही होगा, आपको पता है कि वो जो डाटा है कभी कभी उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, कभी नहीं भी गिवन होती, कभी डाटा इंटरवल्स की फॉर्म में होता है, हम उसको चेंज भी करते हैं। तो अगर तो डाटा बिल्कुल सिंपली ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, ठीक है, ठीक है ना, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, डायरेक्ट डाटा और रॉ डाटा, तो उसको हम वैसे वाली डाटा को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। सिंपली उस डाटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। और अगर डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन हो या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन हो डाटा, उसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, सो मैं सबसे पहले बताने लगी हूँ कि मीन डेविएशन अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा फिर से बता देती हूँ, ओनली ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एक लाइन यही वाली गिवन होगी, ओनली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, उसका फॉर्मूला होता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम द अनग्रुप्ड डाटा इज गिवन एज समेशन mod of d upon n, where d is equals to x minus x bar। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये समेशन क्या होता है। समेशन का साइन आपने 10th क्लास में भी यूज़ किया है। समेशन का साइन अब तब यूज़ करते हैं जब पूरा डाटा गिवन हो, उसका सम कर लिया। ठीक है, सम करने के बाद समेशन का मतलब होता है कि सम के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। जब हमने पूरा सम कर लिया इसको, ठीक है, तो सारा सम करने के बाद जो पूरा टोटल आया, जैसे मैंने लिखती हूँ समेशन ऑफ n,
समेशन ऑफ एफ लिख लेते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी का सम को मैं लिख लेती हूँ समेशन ऑफ एफ, है ना, इस तरीके से। अब ये समेशन ऑफ डी है। अब डी क्या है, देखो हमने क्या किया, मीन डेविएशन मैंने आपको क्या बताया कि क्या होती है मीन डेविएशन। हम पूरा निकालते हैं कि कोई भी अगर मैंने मीन निकाला तो वो अपनी अपनी एक एक ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, मेनली मैंने ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम जो डाटा गिवन होता है उस डाटा का मीन निकालते हैं। मीन निकालने के बाद क्या करते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि x क्या है, एक एक ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन को मैं x बोलूंगी, x xi x1 x2 x3 इस तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है। वो उसको मैं उसके मीन में से माइनस कर दूंगी, माइनस करने के बाद उसका टोटल करेंगे, वो आएगा समेशन ऑफ डी, ठीक है, अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीडियन, मीडियन के साथ किस तरीके से करेंगे, देखो अगर आपको गिवन है, अगर आपको आया वहाँ पे आया कि फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो आप क्या करोगे, जो भी डाटा गिवन है उसका मीडियन निकाल के हर एक ऑब्जर्वेशन में मीडियन जो है वो माइनस कर दोगे अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो था सिर्फ फॉर्मूला था, हम इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ओनली फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। So now I am going to explain one of the example जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। Next I am going to explain one of the example which is based on the mean deviation about the mean for the following data, ठीक है। This is one is the example number 1 of your NCERT book। कि देखो उन्होंने कहा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा गिवन है, देखो ये डाटा आपको पता लग जाना चाहिए कि ये मेरे पास कौन सा डाटा गिवन है, अनग्रुप्ड फॉर्म ऑफ डाटा गिवन है, डायरेक्ट डाटा गिवन है, रॉ डाटा गिवन है, आपको इसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसका मीन डेविएशन किस तरीके से फाइंड करना है, क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसको मैंने लिख लिया x, ठीक है, x। तो ये देखो ये ऑब्जर्वेशन मैंने सारी इस तरीके से लिख ली है यहाँ पर। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, x1, ये x2 है, x3 है, इस तरीके से नंबर दे सकते हो आप, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये अब सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको गिवन हो आपको निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए आप सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी डाटा गिवन है उसका क्या निकालोगे, मीन निकालोगे, ठीक है। आपको पता है कि अब जो डायरेक्ट डाटा गिवन है उसका मीन किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, किस तरीके से मीन आता है, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब है कि इस सारे का सम किया, तो सारे का सम करके आ गया समेशन एक्स, वो आ गया मेरे पास 72, वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ आपके लिए। सो 72 समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, ये आ गया 72 विच इज डिवाइडेड बाय 8, 8 आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आ गया 8। तो एक्स बार मेरे पास आया 9। ये आप मेथड टू फाइंड आउट द मीन, ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि हर एक टाइप का डाटा गिवन हो उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन द 10th स्टैंडर्ड। तो फिर से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से फाइंड करना है, सारा डाटा ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड किया, मेरे पास आ गया मीन। सबसे पहले आपने मीन निकालना है 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा मॉड ऑफ डी का। मॉड ऑफ डी का मतलब है कि हमने क्या निकालनी है, डेविएशन, डेविएशन निकालनी है, डी का मतलब डेविएशन। ये मॉड मैंने इसलिए लिया है कि हमने जो भी मेरे पास डेविएशन की वैल्यू आएगी ना, मैंने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि अगर वो वैल्यू नेगेटिव भी आती है तब भी मैंने पॉजिटिव लेनी है, अगर पॉजिटिव आती है तब भी मैंने पॉजिटिव ही लेनी है, मतलब ये वैल्यू जो है, ये कॉलम जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आपने सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है, साइन को कंसिडर नहीं करना है इसमें, ठीक है। सो डी जो है डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं, x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार का मतलब है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को किस में से माइनस करना है, हमने मीन में से माइनस करना है, यानी कि x माइनस मीन कितना आया मेरे पास 9, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को किस में से माइनस करोगे, 9 में से माइनस करोगे, ठीक है। ये क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन एक्चुअल में होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन अपने मीन से या मीडियन से कितनी दूर है, कितनी डिस्पर्स्ड है और कितनी स्कैटर्ड है, ठीक है ना, ठीक है। उसी तरीके से हम उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेविएशन फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि एक ऑब्जर्वेशन यानी कि 6 जो है 9 उसका मीन है, उससे कितना दूर है उसका डेविएशन फाइंड करना। तो फर्स्ट क्या आएगा, 6 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब -3 है यहाँ पे, पर मैंने क्या है माइनस नहीं लगाना, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मैंने सिर्फ लिखना है ओनली 3। इसी तरीके से 7 माइनस 9 -2 है, और आप क्या लिखेंगे ओनली 2। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, सो 12 माइनस 9, इसी तरीके से आप सारा कॉलम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3,
13 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -5 ना, पर 5 लिखोगे आप, ठीक है, पॉजिटिव ही लिखना है आपने, मॉड लेना है इस टर्म का मॉड, ठीक है। नेक्स्ट 8 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 1, -1 है 1 लिखेंगे, 12 माइनस 9 इक्वल टू आप 3 लिखोगे। अब आपका ये मॉड ऑफ डी वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या निकालना है, इसका समीशन निकालना है, मतलब समीशन ऑफ मॉड ऑफ डी, डेविएशन का सम निकालना है, डेविएशन जो हमने निकाली है उसका सम निकालना है, ठीक है। डेविएशन का सम आप कीजिए, यहाँ पे आपके पास आएगा 22, डेविएशन का सम कर लीजिए, ठीक है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं लेनी, डायरेक्टली सबको ऐड कर देना, डेविएशन का सम आएगा 22, ठीक है। अब है मीन डेविएशन निकालना। मीन डेविएशन अब कैसे निकालोगे, देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया, वो क्या हो गया, मीन डेविएशन आपको लिखा हुआ आएगा कि अबाउट द मीन निकालनी है, तो आप लिखोगे मीन डेविएशन एक्स बार का मतलब है कि मैंने अबाउट द मीन निकाली है, ठीक है। मीन डेविएशन जो है वो मीडियन के अराउंड भी आ जाती है, मीन के अराउंड भी आ जाती है, पर मैंने यहाँ पे किसके अराउंड निकाली है, मीन के अराउंड। सो एक्स बार इक्वल टू मॉड ऑफ डी अपॉन एन, ठीक है जी। सो मॉड ऑफ डी मेरे पास अभी क्या है, समीशन मॉड ऑफ टी क्या है मेरे पास 22 और n कितना है 9, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, ये मेरे पास आएगा, आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए, डिवाइड करके आएगा 2.75, सो विच इज़ द वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन अराउंड द मीन, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये वैल्यू को फाइंड आउट किया है। सो इट्स वेरी इजी, आपने सबसे पहले क्या करना, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, आप सबसे पहले मीन निकालेंगे, आपको मीन निकालना आता है, तो निकालने के बाद डेविएशन वाला फाइंड कर देना। डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन को उसके मीन में से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका सम, ठीक है, और फॉर्मूला लगा देंगे समीशन डी अपॉन एन विच इज इक्वल टू 22.9, आंसर विल बी 2.75, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।